नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं, ये वुहान चाइना से शुरू हुआ था दिसंबर 2019 से और धीरे-धीरे इसने पूरे ही वर्ल्ड में अपने पैर फैला लिए। ये एक आरएनए बेस्ड वायरस है जो कि हमारी लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े हैं, उनको प्राइमरी नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि हमारी सांस लेने की क्षमता है या ताकत है वो कम हो जाती है। लेकिन इस वायरस ने हमारे शरीर के और अंगों को भी इफेक्ट किया है और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट अंग आता है हमारी आंखें। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी कुनियाल है। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आप सब लोग का स्वागत करती हूँ मैं आज फेसबुक लाइव पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी आंखों की परेशानियां हैं जो कि कोविड टाइम या पोस्ट कोविड टाइम में जब पेशेंट कोविड से वापस रिकवर कर रहे हैं उन्हें इफेक्ट कर रहे हैं। मेरा पर्पस इस फेसबुक लाइव के द्वारा ये है कि आप ऐसी बीमारियों के बारे में जानें, क्योंकि जब आपको पता होगा कि बीमारी कब आपके पास आ रही है, तभी आप उतनी जल्दी डॉक्टर के पास जा पाएंगे और जितना जल्दी आप डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं अपनी बीमारी के बारे में, उतने ही जल्दी उसका रिजल्ट भी आपके पास निकल के आएगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप सब लोग के साथ इसके बारे में शेयर करती हूँ और प्रेजेंटेशन के एंड में आपके क्वेश्चन आंसर्स को हम लेंगे और उनका जवाब आपको देंगे। आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। कॉमन आई प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड क्राइसिस में। आप जब भी सोशल मीडिया में देखते हैं या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं तो आपको अलग अलग तरह के आर्टिकल हैं वो देखने में मिलते हैं कि आंखों में रेडनेस आ रही है, आंखों में देखने में परेशानी हो रही है, अचानक से किसी की देखने की क्षमता खत्म हो गई। इन सब चीजों को देख करके इंसान एकदम से घबरा जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि उसे क्या किया जाए, कैसे वो इन परेशानियों से बचे, कैसे पहचाने कि कोविड से उसकी आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और कब वो डॉक्टर के पास जाके कांटेक्ट करे इन प्रॉब्लम्स को लेकर के। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर कोविड के टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि लोगों में सेकेंड वेव के दौरान जब डेल्टा स्ट्रेन आया तो उनकी आंखों में नई परेशानियां दिखाई देने लगी। हमने ये सब देखा कि कोविड के टाइम पे स्टेरॉइड्स का बहुत हाई डोज में यूज किया गया और बहुत लंबे टाइम तक। कुछ पेशेंट्स को तो उनकी कंडीशंस क्रिटिकल थी इसलिए दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे मरीज भी थे जिन्होंने उसका इस्तेमाल नियमित समय जितना बताया गया था उससे ज्यादा किया गया। कुछ मरीज ऐसे भी थे जिन्होंने अपने ही आप दवाओं का सेवन अपने आप शुरू कर दिया। इसके अलावा इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट, जहां पे आपकी बॉडी की लड़ने की क्षमता ही कम है कि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग ही नहीं है किसी बीमारी से लड़ सके, जैसे कि ट्रांसप्लांट के मरीज, उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती कि बाहर के कीटाणुओं से वो ताकत से लड़ सके। डायबिटीज इतनी कॉमन डिजीज है कि वो आपकी बॉडी की लड़ने की क्षमता को काफी हद तक कम कर देता है। उसके अलावा अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशंस में भी देखा गया है कि ऐसे मरीजों को कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी हद तक ज्यादा पाई जाती हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको जब कोविड है उसी टाइम पे ही प्रॉब्लम होगी। कोविड से जब आप रिकवर कर रहे हैं उस टाइम ही प्रॉब्लम देखी गई है कि आप रिकवरी फेज के अंदर भी आपके शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि हमने आईज में देखा। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से 3 हफ्ते के बीच में हमने ये चीज नोटिस करी। अब ये वायरस अटैक कैसे करता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कोविड वायरस या कोरोना वायरस है, एक आरएनए बेस्ड वायरस है। ये मुख्यतः डायरेक्ट रूप, इसका मतलब कि सपोज मानिए सामने से किसी ने खांस दिया तो उसने जो भी ड्रॉपलेट्स उसके निकले वो डायरेक्टली आपकी आंखों पे आके बैठ गए, तो उसे हम कहते हैं कि डायरेक्टली वायरस ने आपकी आंखों पे अटैक किया। या नाक के द्वारा, जैसे हमने कहा कि कॉमनली जो वायरस का एंट्री मोड है वो नाक के थ्रू होता है, तो नाक के थ्रू वायरस ने एंटर किया और वहां से कम्युनिकेट करके वो आंखों पे पहुंच गया। क्योंकि अगर आप एनाटॉमी अगर हम एक मोटी मोटी देखें तो नाक और आंख एक बहुत ही पतली हड्डी से डिवाइडेड होते हैं, बीच में बहुत पतली हड्डी होती है और वहां से जब नाक के द्वारा वायरस घुसता है तो वो उस पतली सी हड्डी को क्रॉस करके आराम से आंख में पहुंच जाता है। तीसरा जो मोड ऑफ अटैक होता है ब्लड के थ्रू। शरीर में जैसे हमने कहा वायरस गया है, उसने लंग्स पे अटैक किया, बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पे अटैक किया। ब्लड के द्वारा वो जाके पहुंचा सीधा आपके ग्लैंड्स में, जो हमारी ग्रंथियां होती आंसू की, तो खून की तरह वहां जाके पहुंचा और उसने इस तरीके से कोरोना का अटैक हमारी आंखों में हुआ।
हमने मोस्ट ऑफ टाइम जब देखा कि हर जगह न्यूज में आपको ऑर्बिटल सेलाइटिस, ब्लैक फंगस, इतनी ज्यादा पैनिक की स्टेट हो गई कि ऐसा लगा कि आंखों में तो ब्लैक फंगस के अलावा कुछ और हो ही नहीं रहा है। तो मेरा मेन पर्पस इस प्रेजेंटेशन को बनाने के और ये भी था कि आप पूरी कंडीशंस देखिए, आंखों में क्या क्या दिक्कतें और हो सकती हैं। पैनिक स्टेट मत फैलाएं। ऑर्बिटल सेलाइटिस नो डाउट एक विजन थ्रेटनिंग कंडीशन है, लेकिन तब जब आप लेट फेज में पहुंचते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर अर्ली स्टेजेस में ही इसको हम डायग्नोज कर लेते हैं और अर्ली स्टेज में ही आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो इसे काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकल के आ सकता है। तो जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया कि किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है। कोई भी कोविड का पेशेंट जब भी उसको लगे कि उसे देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या उसको आंखों में सूजन है, या आंखों के अंदर लालिमा है वो दिखाई पड़ रही है, या आंखें बल्ज करके यानी ऐसे लग रहा है कि बाहर की तरफ निकल रही है, या पेशेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, क्योंकि जब ऑर्बिटल सेलाइटिस लेट स्टेज में चला जाता है, जब आपने उस चीज को शुरू में डायग्नोज नहीं किया, तो वो ब्रेन में भी फैल जाता है, जिसे कहते हैं कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। बट जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप समय पे पहुंच जाएं, टाइम पे आप डायग्नोस्ड हो जाएं, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आप आसानी से इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये ब्लैक फंगस सिर्फ कोरोना के टाइम पे नहीं आया है, ये हम बार बार रिपीट करते हैं। ये पहले भी था, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स के साथ में अचानक से सेकेंड वेव में आइस के केसेस बढ़ने लगे, तो इस चीज को रिलेट कर लिया गया कि ब्लैक फंगस कोरोना के साथ रिलेटेड है और कोरोना जिसको होगा उसको ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्लैक फंगस बेसिकली एक म्यूकर जिसे हम कहते हैं, वो फफूंदी है। और ब्लैक क्यों? क्योंकि इसका जो एक लेयर जो बनती है, जो इसे एक हम कहते हैं नेक्रोटिक ये बनाता है, वो काले रंग का होता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है। लेकिन ये बीमारी पहले भी थी, और खासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें मैंने कहा कि लड़ने की क्षमता कम होती है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। बीमारी पहले भी थी, बीमारी आज की डेट में भी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना आया और कोरोना की वजह से ब्लैक फंगस हुआ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। टाइम पे जाना, टाइम पे दिखाना, ताकि आप लेट स्टेज में, कॉम्प्लिकेशन स्टेज में ना पहुंचे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा, ब्लैक फंगस को लेकर इतना ज्यादा हम लोग के बीच में सोशल मीडिया ने पैनिक फैला दिया कि इसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। और कितनी सारे मैनिफेस्टेशंस कोरोना की वजह से आई में आए, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, इस फेसबुक लाइव के थ्रू मैं आप लफ्जों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं मरीजों की आंखों में ब्लैक फंगस के अलावा। रेडनेस, वाटरिंग और डिस्चार्ज, यानी कि आंख में लालिमा आना, आंखों से पानी का आना या आंख का चिपचिपाना। इसे हम सिंपल भाषा में कहें तो आंखों के अंदर सूजन आ गई है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है। क्योंकि वायरस जो है, नॉर्मल वायरस भी कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। आपकी जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आप में, जैसे मैंने कहा, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो एक सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के मरीज जो होते हैं वो रेडनेस और वाटरिंग के साथ प्रेजेंट करेंगे। इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि खासकर जो पेशेंट्स कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उनको हम हमेशा मना करेंगे, खासकर किसी भी पैंडेमिक में टाइम पे जब आईज इन्वॉल्व हो रही हैं, हमेशा कोशिश करें कि कॉन्टैक्ट्स ना पहने, चश्मे का इस्तेमाल ज्यादा करें। देख रहे हो, एटेनाइटिस एक और मैनिफेस्टेशन है कोरोना वायरस का, जिसमें कि जो आंसू बनाने वाली ग्रंथियां हैं वो सूज जाती हैं। तो जैसे आपने देखा इसमें कि एक आपकी जब पलक सूजती है तो पर्टिकुलर टाइप की एस शेप डिफॉर्मिटी हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो आंसू बनाने वाले जो ग्रंथियां हैं, जिससे नॉर्मल प्रोडक्शन होता है, वो चीज इफेक्ट हो जाती है। कैसे यहाँ पे वायरस पहुंचता है? ये माना जाता है कि आंसू में वायरस मिलता है, तो कई बार ये बैक फ्लो या रेट्रोग्रेड फ्लो से आंसू से वापस उल्टा जाकर के ग्लैंड्स में पहुंच जाता है। या फिर हमने कहा ब्लड में भी जैसे वायरस है, जैसे हमने इससे पहले कहा कि अगर पेशेंट को लंग्स में इन्फेक्शन है, बाकी जगह पे उसे इन्फेक्शन हुआ, तो ब्लड के थ्रू भी जाकर के वो इन ग्लैंड्स को जाकर के इफेक्ट कर सकता है। हर्पीज जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस एक ऐसी बीमारी है जो
कॉर्निया या आंख का कंचा या आंख का शीशा जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उसको इफेक्ट करती है और इट्स अ पेनफुल कंडीशन, दर्द होता है इसमें। तो एक बार अगर किसी पेशेंट को हर्पीज जोस्टर हो गया है तो आई थिंक वो कभी भूलता नहीं है लाइफ में कि उसे कभी हर्पीज जोस्टर हुआ था। किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है? पेशेंट के आप देखें कि हाफ चेहरे के ऊपर वेसिकल्स होंगे, यानी कि जिसे कहते हैं पानी भरे हुए फुंसियां आप माने, उस तरह से पेशेंट का जो है हाफ ऑफ द चेहरा है जो डर्माटोमल जिसे हम कहते हैं वो इन्वॉल्व होता है। पेनफुल कंडीशन होती है। इनफैक्ट जब एक बार पेशेंट रिकवर कर जाता है उसके बाद भी जो पेशेंट को एक न्यूरेल्जिया या पेन का एहसास हमेशा रहता है। जब पेशेंट न्यूरेल्जिया के साथ साथ पेशेंट का जब शीशा है या कॉर्निया जिसे हम कहते हैं वो भी इफेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को दिखना कम हो जाता है। उसके साथ साथ आंख से पानी आना और आंखों में लालिमा आना ये प्रॉब्लम भी होती है। बट इसका इलाज टाइम पे संभव है और आपकी विजन है उसको भी रिस्टोर किया जा सकता है। एक और कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है यूवियाइटिस। यूवियाइटिस बेसिकली एक तरह का इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है जिसमें कि पेशेंट तेज लाइट को देख नहीं पाता, जिससे कहते हैं चौंध लग रही है तो वो इवन इनफैक्ट आप मान के चलिए कि कोई बल्ब है या नॉर्मल रोशनी पे बैठेगा तो हमेशा चेहरे को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि वो उस लाइट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके अलावा पेशेंट को धुंधला दिखाई देगा, आंख में लालिमा भी होगी, पानी भी आंखों से आएगा और आई में डिस्कम्फर्ट उसको रहेगा कि मुझे कुछ दुखन सी होती है, कुछ पेशेंट को लगेगा कि भारीपन सा होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है यूवियाइटिस के हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। ऑल्टर्ड ऑक्यूलर मूवमेंट्स का मतलब आंखों में जब आप देखिए दोनों आंखों को जब साथ घुमाते हैं तो हमेशा सिंक्रोनस चलती है। इसका मतलब राइट देखेंगे दोनों आंखें साथ राइट जाएंगी, लेफ्ट देखेंगे साथ जाएंगी, इसे कहते हैं सिंक्रोनस मूवमेंट होता है। जब पेशेंट कोविड का पेशेंट जब उसके ब्रेन लेवल पे सूजन आ जाती है और वहां पे जो नसों का एक ट्रैक्ट हमारे पास होता है, जब वहां पे सूजन आ जाती है और वो नर्व इफेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेजन हो, जैसे मैंने पहले कहा कि डायरेक्टली भी आपका वायरस अटैक करता है, सूजन के थ्रू भी अटैक करता है। तो किसी भी कारण से जब वो नसें इफेक्ट हो जाती हैं तो जो सिंक्रोनस मूवमेंट है आई का वो इफेक्ट हो जाता है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर सकता है? जैसे आपने देखा इस पिक्चर में कि पेशेंट का आंख मूव करने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक आंख अपनी जगह पे दूसरी आंख नॉर्मल मूव करे, कहते हैं एलआर पैल्सी है या 6 नर्व की पैल्सी पेशेंट को हो गई। कई बार पेशेंट को डबल भी दिखता है कि वो सामने देखता है लेकिन जिस चीज को फोकस करने की कोशिश करता है वो सेम लेवल पे ना दिख के ऊंची नीची पेशेंट को दिखाई देने लगती है। जब पेशेंट का सूजन वेस्टिबुलर सिस्टम को अटैक करता है, वेस्टिबुलर सिस्टम जो हमारे बेसिकली बॉडी के बैलेंस है कि हम जो सीधा चलते हैं, बैलेंस हमारी बॉडी का रहता है, उसको इफेक्ट जब कर जाता है तो वैसी कंडीशन में पेशेंट कई बार निस्टैग्मस के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। निस्टैग्मस में जब आंखें जोर जोर से पेशेंट्स की घूमने लग जाती हैं। तो ये सारे डिफरेंट प्रेजेंटेशंस है पेशेंट के कि जब पेशेंट्स का नॉर्मल सिंक्रोनस आई मूवमेंट है वो ऑल्टर्ड हो चुका है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पलक, आंखों की जो पलक है वो गिरने लगती है। ये माना जाता है कि कोविड-19 की जो एंटीबॉडीज हैं वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे नॉर्मल आई मूवमेंट्स के, हमारी जो पलक है उसके मूवमेंट्स के लिए। तो जब वो उस पर अटैक करती है तो जो नॉर्मल पलक का उठाना हम आई मूवमेंट के साथ हमारा होता है वो इफेक्ट हो जाता है और पेशेंट का ऐसा लगता है जैसे एक आंख की जो पलक है वो गिर गई है। रेटिनल जो फीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक और विजन थ्रेटनिंग कंडीशन है बिसाइड्स ब्लैक फंगस जो हमने पहले बात करी थी, ऑर्बिटल सेलाइटिस जिसको हम बोलते हैं। जब भी पर्दे के अंदर सूजन आएगी या पर्दे के अंदर ब्लीडिंग होगी, आपकी देखने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो पेशेंट्स में रेटिना के फीचर्स क्यों आ रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के अंदर? जैसे हमने कहा कि वायरस की टेंडेंसी है कि वो या तो डायरेक्टली इन्वेड कर रहा है या फिर वो सूजन क्रिएट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है, रिलीज करके एक साइटोकाइन करके हमारे पास मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स होते हैं, उसके थ्रू वो एक स्टॉर्म लेके आता है जिससे कि
डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है सूजन आने लग जाती है, डायरेक्टली जो है अटैक है वायरस का शुरू हो जाता है। उसकी वजह से जो खून का नॉर्मल प्रभाव जिसे हम बोलते हैं वो ऑल्टर होकर के उसमें थक्के जमने की टेंडेंसी आ जाती है। तो यही प्रॉब्लम होती है रेटिनल वेसल्स के साथ, क्योंकि जो पर्दे में खून की नलियां होती हैं वो काफी संकरी हो जाती है। तो जब भी ब्लड की टेंडेंसी होगी कि उसमें थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो ऐसे कंडीशंस में जो पर्दे की खून की नलियां हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसी कारण से आप देखते हैं कि पर्दों में जो नसें हैं, जो खून की नलियां हैं, वो टॉर्चुसिटी है, उनमें टेढ़ापन आने लगता है, पर्दों में सूजन आने लग जाती है, पर्दों में खून है वो आने लग जाता है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो पेशेंट को दिखना कम हो जाता है। तो ये वन ऑफ द इमरजेंसी कंडीशंस है जब पेशेंट को एक रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना है, क्योंकि जितना जल्दी हम इस बीमारी को पकड़ेंगे उतना ही जल्दी हम पर्दे की ताकत को बचा पाएंगे। डिस्क एडिमा में जो नस है, आपकी आंख की जो नस होती है उसमें सूजन आ जाती है। खासकर आप जो मरीज जैसे आईसीयू में एडमिट होते हैं, जो क्रिटिकल केयर कंडीशंस में होते हैं, उनके अंदर क्योंकि दिमाग में भी सूजन आ जाती है, उसकी वजह से जो इंट्राक्रेनियल टेंशन होता है, यानी जो दिमाग के अंदर सीएसएफ फ्लूइड एक हमारा दौड़ रहा होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो आपकी नस है, जो आंख की नस है, उसके अंदर दबाव पड़ता है और वो सूज जाती है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर दिखना तो कम होगा ही होगा, फील्ड डिफेक्ट है वो भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द विजन थ्रेटनिंग कंडीशंस जहां पे हमें पेशेंट्स को अर्ली ट्रीटमेंट देना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स की हम बात करें तो ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो कि आपको जो आप देखते हैं उसकी मेन पिक्चर वहां बनती है। यानी कि अगर आप ये बगल में देखें तो मैंने एक विजुअल पाथवे आपको दिखाया कि कैसे ये आपकी आंखों से फाइनल कनेक्शंस होकर दिमाग तक पहुंच रहा है। तो ये मेन सेंटर मानिए कि जहां पे जो भी चीज आप देखते हैं वो पिक्चर वहां पे बनती है। जब भी सूजन ज्यादा होगी दिमाग के अंदर, या हमने कहा कि खून में थक्के बन रहे हैं, तो जो विजुअल कॉर्टेक्स वाला एरिया है अगर वो इफेक्ट हुआ है किसी भी कारण से, तो ऐसे पेशेंट्स में दिखना बंद हो जाता है, कलर उनका परसेप्शन है वो ऑल्टर्ड भी हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट जिसे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है वो भी कम हो जाती है। पर मजेदार चीज क्या होती है कि जब पेशेंट को आप देखेंगे तो पेशेंट आपको देखने में नॉर्मल लगेगा, पर्दा भी आपको नॉर्मल लगेगा। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें एक एक्स्ट्रा जो है इन्वेस्टिगेशन चाहिए होता है जिसे कहते हैं एमआरआई। तो एमआरआई के थ्रू हम ऐसे पेशेंट्स का ये देखते हैं कि कहाँ पे कौन से एरिया में सूजन की वजह से प्रॉब्लम आई है, कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ है, किस तरह से पेशेंट जो प्रेजेंट कर रहा है। तो हमें एक इमेजिंग है एमआरआई की मदद भी साथ में लेनी पड़ जाती है। और इसको देख के मुझे याद आया कि भी हाल फिलहाल हमारे पास एक पेशेंट भी थे जो कोविड से प्रभावित थे, और 1 महीने बाद वो हमारे पास आए। उनको कोविड के बाद अचानक से दिखना बंद हो गया था। तो उनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हुई कि उनका जो विजुअल कॉर्टेक्स वाला एरिया था वो इफेक्ट हो गया था, और उनको ऑलमोस्ट ये था कि जब हमारे पास आए तो वो चल ही नहीं पा रहे थे। बेसिकली मान के चलिए कि उनको 2 लोग सहारा देकर के लेके आए थे, बट पूरी जांच के बाद उनका इलाज किया गया, और 1 महीने बाद जब पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आए, पेशेंट अपने आप चल करके आए। ही वाज हैप्पी कि उनको पहले से दिखने में अच्छा लगने लगा, उनको कलर्स जो वो पहले नहीं देख पाते थे उसको उन्होंने परसीव करना शुरू किया। सो टाइमली अगर आप इंटरवेंशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट उस चीज का मिलता है। एस्थोप्नोपिया जो है ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली पेशेंट आपके पास जब आते हैं तो उनको हमेशा लगेगा कि आंखें थकी हुई हैं, सोने का मन करेगा, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें उनको लगता है कि मैं ज्यादातर पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे आंखों से पानी आने लगता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मुश्किल से 1-2 चैप्टर्स पढ़ूंगा, नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम कॉमनली हमें कंप्यूटर यूजर्स में ज्यादा मिलती है, या फिर जिनका नियर वर्क जो है वो ज्यादा होता है। बट ये प्रॉब्लम हमें पोस्ट कोविड भी काफी देखने को मिली। इसका एक प्रोबेबल कॉज ये मान के चल सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि पोस्ट कोविड जो पेशेंट है ओवरऑल ही काफी वीक हो जाता है। आप देखेंगे उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, बॉडीली वो इतना वीक है, मेंटली तो है ही है।
जो बॉडीली वीकनेस है ऑब्वियसली बात है वो आंखों पे भी तो आएगी आएगी। जब पेशेंट कोई भी चीज पढ़ने की कोशिश करता है तो वो उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। तो उसमें दो तीन चीजें तो आपको ये ध्यान रखनी है कि देखिए कोविड टाइम लेता है, फुली बॉडी आपकी जो रिकवर होने के लिए उसमें टाइम चाहिए, तो थोड़ा सा अपने आप को आपको टाइम देना है। जल्दबाजी नहीं करनी कि बिल्कुल मैं सोचूं मेरा आरटीपीसीआर आज नेगेटिव होगा, सेकंड डे से मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। तो वो आप बॉडी किसी में 15 दिन ले रही है, किसी महीना भर ले रही है, वो डिपेंड करता है कि आप डाइट कैसे फॉलो करते हो, उसके बाद से किस तरह से वापस लाइफस्टाइल में आने के लिए आप क्या एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। बट उसके अलावा कई बार आपको ऐसी आई प्रॉब्लम्स के लिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं जो कि आपकी अर्ली रिकवरी में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कई बार आपको चश्मों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, ग्लासेस की जरूरत भी पड़ जाती है आपको उस पीरियड को टाइड ओवर करने के लिए, उस पीरियड को क्रॉस करने के लिए। और कुछ एक्सरसाइजेस भी हम बताते हैं जिससे कि जो आपकी मांसपेशियां उस टाइम पे कमजोर हो गई थी उनको वापस कैसे रिकवर कराया जाए। सो टेक होम मैसेज इस प्रेजेंटेशन से मेरा ये है कि जब भी किसी पेशेंट को कोविड है या वो कोविड से रिकवर कर रहा है तो आपको एक सिर्फ जैसे हम कहते हैं लंग्स पे फोकस नहीं, उसके अलावा आईज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आईज में सिर्फ ब्लैक फंगस नहीं होता है, आपने इतनी सारी मैंने आपको डिजीजेस बताई कि इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को हो सकती है। और इसमें से मैक्सिमम ऑफ द डिजीजेस ऐसी हैं कि आप अगर टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो उनका जो है ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है और विद गुड विजुअल रिकवरी। सो जब भी आपको इनमें से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप संपर्क करिए, उनको अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए। उस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि खासकर जब भी कोई पैंडेमिक है, जब भी आईज इन्वॉल्व होती है किसी भी इन्फेक्शन में, हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस को ना पहने क्योंकि वो हमेशा आपके आई के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट लेंस को उस टाइम ना पहने, ग्लासेस का इस्तेमाल आप करें। आई मेकअप जो है इस टाइम पे ना करें क्योंकि इसके जो भी डेब्रिस होंगे वो आंख में जाएंगे, एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहते हैं। आई की जो क्लीनलीनेस होती है, जो सफाई होती है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इस टाइम पे इन सब चीजों से आप बचें। जो भी डॉक्टर आपको उस टाइम पे एडवाइस दे रिगार्डिंग आपकी आई केयर के, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को हमारे पास उसने प्रेजेंट किया, हमने उसे कोई मेडिसिन शुरू करी और पेशेंट से हमने कहा 1 हफ्ते बाद दिखाने के लिए, बट पेशेंट ने उसी दवा को आगे अपने आप कंटिन्यू कर लिया और कई बार फॉलोअप में भी नहीं आया। तो ये सब चीजें मत करिए क्योंकि अगर आपको हमने किसी पर्टिकुलर टाइम में वापस बुलाया है किसी मेडिसिन को शुरू करने के बाद तो उसका एक पर्पस है कि आपको उस किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को हमें एक लिमिटेड ड्यूरेशन के हिसाब तक चलाना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिवियरिटी ऑफ डिजीज कितना है और आपको वाकई में उस दवा की किस हद तक जरूरत है। क्योंकि आपने जैसे देखा कि इस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम हुई कि आपको जिस टाइम तक दवा लेनी थी, स्टेरॉइड लेना था, वो उतने टाइम तक लेकर के वो लॉन्ग कंटिन्यू चलता गया। अब आपने उसके साइड इफेक्ट्स देखे, स्टेरॉइड की वजह से बॉडी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको डॉक्टर ने किसी पर्टिकुलर फॉलोअप के लिए कहा है तो प्लीज फॉलो द एडवाइस। कोविड प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करने ही करने हैं, मास्क पहनना है आपको। एंड मास्क पहनने के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मास्क आपका ऐसा हो जो आपका यहाँ पे प्रॉपर्ली उसको कवर करके रखे। क्यों क्या होता है कई बार कि आपका सपोज मास्क यहाँ से ऊपर से खुला है तो आप जो भी सांस लेते हैं तो सांस लेकर के वापस वो आपकी आई को हिट करता है। तो कुछ स्टडीज में इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जो इस तरह के मास्क है वो इनफैक्ट कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आप हमेशा ऐसे मास्क का इस्तेमाल करें जो कि आपके फेस को यहाँ प्रॉपर्ली कवर कर रहे हो और बैक जो हवा है, मुंह की जो हवा आप जब बात कर रहे हैं या सांस ले रहे हैं वो आपकी आंखों की तरफ डायरेक्ट ना हो। तो इसका आप खास ध्यान रखें। हाथों की सफाई तो रखनी है आपको, हमेशा अपने हाथ साफ रखने हैं। अगर आप साबुन उस टाइम पे इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे, किसी भी कारण ऐसी सेटअप में है कि जहाँ पे साबुन पानी आपको नहीं है, तो सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करें। मिनिमम 60 to 90% अल्कोहल जरूरत है उसके लिए। और जितना अवॉइड हो सके अपने चेहरे को उस टाइम पे टच ना करें और जरूरत पड़ी जाए तो ऑब्वियसली हैंड वॉश और उसके बाद ही चेहरे को आप टच करें। सोशल डिस्टेंसिंग वो भी आपको मेंटेन करना है। तो तीनों जो हमारे मेन पिलर्स हैं आपकी कोविड प्रोटोकॉल्स को, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अभी आगे चलने वाले समय में भी उसे फॉलो करना है। जैसे मैंने कहा कि
कोविड के बाद इतनी कमजोरी बॉडी में आ जाती है कि आप रातों रात रिकवर नहीं कर सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को रिकवर करने के लिए। तो आप स्ट्रेस ना हो कि मैं इतने टाइम से बीमार पड़ा हूं, इतने टाइम से मैं काम नहीं कर पाया हूं, तो अब मैं वापस काम पे कब जाऊं। आप जाइए, लेकिन अपनी बॉडी की क्षमता को देखिए कि कितना आपकी बॉडी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर काम को झेल सक रही है। तो अपनी बॉडी की ताकत के हिसाब से काम कीजिए और एक्सरसाइज जितना हो सकता है वो करिए, डाइट अपनी है वो इम्प्रूव करिए और धीरे धीरे करके अपने जो वर्क है जो आप करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एंड आई होप कि मेरे इस प्रेजेंटेशन से आपको कोविड रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिल रही है उसके बारे में पता चला होगा। एंड कुछ क्वेश्चंस आपके इसके रिलेटेड हो तो प्लीज लेट मी नो, हम क्वेश्चन आंसर सेशन अपना शुरू कर सकते हैं। जी मनोज जी, जब आंखों में रेडनेस विद इचिंग आई है तो इसका जो मेन कारण आपके पास है वो एलर्जी होता है। तो कोई भी एंटी एलर्जिक दवा है उसकी जरूरत पड़ती है, बट कई बार ये होता है कि बहुत ज्यादा है कि पेशेंट्स को सिवियर काइंड ऑफ एलर्जी है, तो उस टाइम पे हमें कई बार हायर एंड ऑफ दवा भी देनी पड़ती है। बट शुरुआत में आप गुलाब जल है उसको हल्का सा कॉटन पे रख के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे आराम नहीं पड़ता है तो ही आपको हायर दवाओं में जाने की जरूरत पड़ेगी। अर्पित जी, डायबिटीज इटसेल्फ अगर मैं बात करूं कि एग्रीवेट प्रॉब्लम को इस सेंस में करता है कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर डायबिटिक आप हैं तो आपकी जो बॉडी है वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और स्टेरॉइड जैसे इस टाइम पे बहुत यूज हुआ उसने डायबिटीज को फ्लेयर अप कर दिया। तो जो ऑलरेडी अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट थे उनके अंदर ये डायबिटीज जो है काफी अनकंट्रोल हो गई। तो अगर आपकी बॉडी